अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है बजट एक जायज़ा और मैं हूं इमरान सुल्तान। पिछले 365 दिनों में जो आदाफ मुकर्रर किए गए थे पाकिस्तान में लास्ट बजट में, वो कहां तक पूरे हुए और उसके क्या असरात मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के हवाले से हम सेक्टोरल जो है जायज़ा मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ले रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की सनती कारकर्दगी के हवाले से, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी रही उसकी क्या कारकर्दगी रही। आज के प्रोग्राम में हम ये तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान 21 करोड़ की आबादी और तमाम तर वसाइल और कुदरती वसाइल होने के बावजूद भी होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियल स्टेट बनता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक ट्रेडिंग स्टेट बनकर रह गया। पाकिस्तान 70 सालों बाद भी हम देखते हैं कि बदकिस्मती से पाकिस्तान जो है वो अभी भी तरक्की पजीर ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। क्या होना चाहिए, पॉलिसीज़ क्या हुकूमत को अपनानी चाहिए, किस तरीके से पाकिस्तान का रिवाइवल होगा, और ये रिवाइवल हम चाहेंगे कि सनती तरक्की के हवाले से। तो आज इसी के ऊपर बहस करेंगे। प्रोग्राम में अपने पैनल का आपसे तारुफ कराता चलूँ। जनाब डॉक्टर मुआशियात इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हनीफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, और उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान की मईशत का इन्हिसार से जायद है, जबकि सनती शोबे से मुंसलिक। क्या ये जरा देखते हैं पहले। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, आलाते जर्राही, सीमेंट, फार्मा, शुगर, तामीरात और फर्टिलाइजर अहम इंडस्ट्रीज हैं जो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं। इसके बावजूद सनती शोबे के लिए हुकूमती सरपरस्ती न होने के बराबर है। अमन व अमान की अबतर सूरत हाल, कम शरह सूद के बावजूद निजी शोबे की कर्जगिरी में कमी, महंगी बिजली और गैस की अदम दस्तयाबी और पानी की किल्लत ने सनत की तरक्की को सबसे ज्यादा मुतासर किया। साथ ही IMF की डीवैल्यूएशन जैसी कड़ी शराइत ने भी कारोबारी लागत बढ़ा दी। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की मौजूदगी में सनती पैदावार में इस कदर इजाफा न हो सका जिसकी उम्मीद की जा रही थी। हुकूमत ने 2015 से 2018 तक 3 साला ट्रेड पॉलिसी फ्रेमवर्क तो बनाया, लेकिन सनती तरक्की के लिए आसानियां पैदा न कर सकी, जिसके नतीजे में बरामदी शोबे की हौसला शिकनी हुई और बरामदी मालियत $25 अरब से गिरकर $20 अरब पर आ गई। दूसरी जानिब पुरतायुश अशिया की दरामद के नतीजे में मुल्क में दरामदात का सैलाब आ गया, जिससे मुकामी इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर हुई। ताहम रवा माली साल की पहली शिशमाही के दौरान सनती शोबे की तरक्की की शरह 5.5% रही। युसरा मुजम्मिल, आज न्यूज़, कराची। पैकेज आपने देखा, पाकिस्तान में जो सनती तरक्की है वो किस हालात का शिकार है। कुछ ज़ाहिर के आंकड़े जो हैं वो बेहतर रहनुमाई करते हैं, बेहतर तर्जुमानी करते हैं। LSM ग्रोथ जो हमें है वो उसके हवाले से भी हम जानना चाहेंगे क्या परफॉर्मेंस रही। फिस्कल ईयर 2013 की अगर बात करें तो 4.28% इसकी ग्रोथ थी, जो उसके बाद नेक्स्ट ईयर माली साल 2014-15 में 5.39% की इसमें ग्रोथ रही। दैन उसके अगले साल ये थोड़ा सा डिक्लाइन हुई और 3.38% पे रही, जबकि बड़ी सनतों की अफजाइश साल 2016 माली साल 2016 में 3.13% और उसके बाद फिर हमने इसमें इजाफा देखा। अब जाहिर है कि CPEC इस वक्त पाकिस्तान के साथ जोड़ रहा है, तो वो एक बिल्कुल अलग स्टोरी उसकी भी उसमें शामिल होगी। इसी तरह से इस वक्त इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं। हनीफ हजारी साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि बदकिस्मती से 7 दिहाइयाँ गुजरने के बावजूद पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं बन सका। हम एक जो तिजारती स्टेट जो है वो बनकर रह गए। सनती बूम पाकिस्तान में आना चाहिए था। 21 करोड़ की आबादी है, तमाम तर कुदरती वसाइल आपके पास मौजूद हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अभी भी हम तरक्की पजीर ममालिक में। जी हनीफ साहब। जी, मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। सितंबर 2017 में ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स आया, जिसमें ये नैरेट किया गया कि पाकिस्तान अमंग द 138 कंट्रीज़ थे, इसमें से 122 नंबर पर आया। अगर इतराफ़ की कंट्रीज़ को देखा जाए तो बांग्लादेश 42, इंडिया 41, श्रीलंका 57। पाकिस्तान इतना पीछे क्यों आया? उन्होंने 5 रीज़न दिए पाकिस्तान के पीछे आने। सबसे पहले तो ये कि इस रीजन में
कॉर्पोरेट के ऊपर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स रेट है। अगर मैं इसको जमा वर्कर्स वेलफेयर फंड और वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड और सुपर टैक्स तो ये 42% बनता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़ी कमी है। तीसरा उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की बॉर्डर्स पे कंट्रोल नहीं है, अफगान ट्रेड पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है और उसको हमने कर्ब करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। और सबसे टॉप पे ये है कि सर हमारे मुल्क के अंदर करप्शन इतनी पीक पे है, उस रिपोर्ट ने लिखा। अब आप इस चीज़ों को देखते हुए मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट 15 दिन ठहर जाती और ये जो सैलरी के इंसेंटिव दिए ये अगर 27 तारीख को बजट में दे देती तो हम ये भी तो देख सकते हैं ना कि ये 90 बिलियन की जो कॉस्ट आ रही है वो कहाँ आएगी। पाकिस्तान इस वक्त पूरे एशिया रीजन में वो कंट्री है जो पॉपुलेशन का 0.61% टैक्स दे और वो भी 1,261 मिलियन लोग हैं। इसके अंदर अब जब ये टैक्स की मराद का जो ऐलान किया तो 5,29,000 टैक्स बात सारी है कि ये इतना बड़ा जो गड़ा है 90 बिलियन का, ये कैसे भरेगा, ये कौन भरेगा? इसकी अभी हम इस बजट में देखेंगे, लेकिन सर दो तरीके से आप देख सकते हैं। जरा अब तक जो आपने गुफ्तगू की स्पेशली कॉर्पोरेट टैक्स के हवाले से, हादी अकबर से भी मैं इस पर बात करना चाहूंगा। हादी, कितना मुश्किल है पाकिस्तान में इस वक्त सनतें लगाना और जो लगे हैं उनको चलाना? इमरान, थैंक यू। इमरान, आजकल जो इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, उसको जो टैक्स बर्डन है वो, जैसे हनीफा ने भी कहा, वो बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री के ऊपर। और इसीलिए जब भी इंडस्ट्री की बात आती है और कंपेटिटिवनेस की बात आती है तो ये कहा जाता है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ वेरी हाई। और उसमें जो ऑब्वियसली जैसे हनीफा ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी की भी हाई कॉस्ट है और इनफैक्ट इन द रीजन पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट उसके अलावा टैक्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये जब जैसी टैक्सेस बढ़ती जाती है, जो लोग टैक्स दे रहे हैं और उसके ऊपर टैक्स बढ़ाते जाते हैं, तो फिर हम ग्लोबल कंपेटिटिवनेस में भी पीछे हटते जाते हैं। और फिर जब एक्सपोर्ट की बात आती है कि जी जो जैसे आपने मेंशन किया कि जो डेफिसिट है उसको कैसे पूरा किया जाए, तो फिर हमारी इस डेफिसिट एक्सपोर्टिंग नेशन बन के इस डेफिसिट को पूरा कर पाए। जरा देखते हैं ना एक्सपोर्ट में हमारी क्या सूरत हाल रही, क्योंकि ओवरऑल जो टोटल एक्सपोर्ट्स हम देख रहे हैं पिछले 5 साल में 24 अरब 80 करोड़ जो कि FY13 में थी, उसके बाद 25 करोड़ जो है वो देखी गई 25 अरब डॉलर जो है FY14 में, हनीफ साहब। और बड़ा उस पर हुकूमत ने क्रेडिट भी लिया था कि जनाब 25 बिलियन डॉलर्स का जो है हमने एक माइलस्टोन और लैंडमार्क हमने जो है वो अचीव किया। और उसके बाद 2015 में हम देखते हैं कि 24 अरब डॉलर, देन उसके बाद मजीद 21 अरब डॉलर और मजीद गिर जाती है 21 अरब डॉलर से भी कम। और इस मरतबा तो और भी बहुत कम हमारी एक्सपोर्ट हो गई। दो के इस वक्त हम जो टेक्सटाइल के हवाले से जो है कुछ यूरोपियन जो मार्केट से उसमें कंसेशन भी हमारे पास मौजूद है। ये हनीफ साहब, क्या फ़ायदा हुआ हमारी एक्सपोर्ट्स जो है, ये तो बिल्कुल भी पनप नहीं पा रही इस वक्त। आपकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो है नहीं। आप रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो इतना महंगा है और इसके ऊपर जो रुपी डॉलर पैरिटी है, जो डिवैल्यूएशन है, उसके भी आपको बेनिफिट नहीं मिल सके, स्पेशली एक्सपोर्ट्स के हवाले से अगर बात करें। जी देखिए सर, अगर आप इंपोर्ट स्टेज पे आ जाएं, पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमने एक्सपोर्ट के अंदर वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट पे इतना ध्यान नहीं दिया। हम रॉ एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसकी प्राइसेस दुनिया भर में फ्लक्चुएट करती गई और नेगेटिव एस्पेक्ट पे चली गई। अब इस मुल्क के अंदर जब इन ऑर्डर टू ऐड द वैल्यू हम जो ड्यूटी, सेल टैक्स और इनकम टैक्स पे कर रहे हैं 5.5%, इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो जाता है एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। और एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन पे जो मरात मिलती थी वो ख़त्म हो गई। इनिशियल डेप्रिसिएशन को आपने 50 से 25% कर दिया। टैक्स क्रेडिट मिलता था वो ख़त्म कर दिया। सुपर टैक्स आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। आपने उनको बजाय कुछ मराद देने के इतना बर्डन इन पर डाल दिया जो कि पाकिस्तान के अंदर इवन दो जैसे आपने कहा कि 19% है GDP का, लेकिन 57% टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करता है ये सेक्टर।
इस सेक्टर को अगर ये गवर्नमेंट जो 15 दिन पहले इतनी खुशखबरियां सुना रही थी, ठीक है, अगर 5% वहीं कम कर देते तो एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ती। कॉर्पोरेट टैक्स के हवाले से बात करेंगे। हादी कुछ इंडिकेशन मिल रही है क्या, क्योंकि ये जो बजट से पहले अनाउंसमेंट मिफ्ता इस्माइल साहब का, उधर हमारी जो कैपिटल मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, उधर भी जो शेयर्स के ऊपर टैक्सेस हैं वहां से रिलीफ मिलने का इम्कान है। फिर सैलरी स्लैब आपके सामने उन्होंने कम किया, कॉर्पोरेट टैक्स रेट के ऊपर भी बात हो रही है। तो ये कैसे मैनेज करेंगे? आप समझते हैं कि वाकई डिलीवर कर पाएंगे, वो भी जाते जाते? और अगर जाते जाते ये डिलीवर करके जा रहे हैं तो फिर डार साहब क्या कर रहे थे पिछले 4 साल? नहीं जी, बिल्कुल इमरान, आई थिंक अगर टैक्स रेट कम किया जाए तो इट विल बूस्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर, और ये करना ज़रूरी है। क्योंकि जब हमने पहले बात की कि इतने ज़्यादा टैक्सेस के साथ इंडस्ट्री को प्रोग्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और इनकम टैक्स रेट लोअर करना ज़रूरी है। जो आपने बात की कि ये कैसे अपना डेफिसिट पूरा कर पाएंगे जो हर साल होता है, दे हैव टू इंक्रीज द टैक्स बेस। ये बात होती रहती है अगेन एंड अगेन, मगर फैक्ट ये है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उन पे बर्डन कम किया जाए ताकि इंडस्ट्री प्रोग्रेस करे, इन्वेस्ट करें और जो नेट है उसको इंक्रीज किया जाए। ठीक, व्हाट अबाउट एनर्जी सप्लाई? जो इस वक्त बात की जा रही थी पूरे मुल्क में लोड शेडिंग जो है वो सनतों के लिए नहीं है, गैस की या इलेक्ट्रिक की। आज मेरे ख्याल से कल जो है वो कराची में तालाबंदी की तरफ जा रहे थे यहाँ की सनतें ने। क्या क्या सिचुएशन पिछले 5 साल में क्या हमने गेन किया? फिर अगर हम अपने पावर हाउसेज जो है उनको नहीं चला पा रहे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे पा रहे, गैस कर्टेल है, यहाँ पे शहरी परेशान है, 90 MMCFD जो है 180 की कर दिया कराची के लिए, क्या कहेंगे इस पर? इमरान, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री तभी लगेगी जब ज़मीन अवेलेबल होगी, बिजली अवेलेबल होगी, गैस एंड पानी, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और मैं आज भी जानता हूँ बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, और अमरीली स्टील्स भी उसमें शामिल है, कि हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं मगर जहां हमें ज़मीन मिलती है वहां बिजली नहीं होती, और जहां बिजली मिलती है वहां ज़मीन नहीं होती। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर इसमें मैं आगे भी जाऊं तो 2-3 और रीजंस है जो इंडस्ट्री को प्रोग्रेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। अब जब हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं तो वी हैव टू कंसिडर ग्लोबलाइजेशन। देखें, वी आर नॉट रेडी फॉर ग्लोबलाइजेशन, इट मे बी इनएविटेबल। शायद हमें ग्लोबलाइजेशन की तरफ तो जाना ही जाना है, मगर हम अपने खुद के पेस में जाना चाहते हैं। हम दूसरे लोगों से डिक्टेट नहीं होना चाहते कि जी आपने ग्लोबलाइज करना है और आज करना है। सो वी नीड अ सेक्टोरल अप्रोच टुवर्ड्स इंडस्ट्री, कि हम हर सेक्टर को अलग अलग देखें और जो सेक्टर की डायनामिक्स है उसके हिसाब से पॉलिसी बनाएं। अगर वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है तो उनको फैसिलिटेट किया एक्सपोर्ट के अंदर, अगर वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर नहीं है तो हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं और ऐसे पॉलिसीज बनाएं जो एक रोड मैप 10 से 15 साल इंडस्ट्रीज को दे, चाहे उनको प्रोटेक्शन की भी जरूरत हो। आप एग्जांपल ले लें इंडिया या चाइना की। इंडिया को आप देखें, उन्होंने 10 साल अपनी इंडस्ट्री को बिल्कुल इंपोर्ट से ब्लॉक रखा है, और जो लोग शायद इस पर अग्री ना करें मगर आज जो इंडिया का इंडस्ट्रियल बेस है वो इसलिए है कि वो 10 साल द इंडस्ट्री टुक रूट इन इंडिया। ठीक है, तो क्या वजह है पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन नहीं हुआ कि हमने स्पेसिफिक पॉलिसीज नहीं बनाई, हमने ब्लैंकेट कवर देना शुरू किया, या हमने ब्लैंकेट पॉलिसीज जो हैं वो की और उसके हमें नताइज आज भुगतना पड़े? हनीफ अजारी साहब भी मौजूद हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो हम कहते हैं कि एक डिक्लाइनिंग इंस्ट्रूमेंट इन द डिमांड मैनेजमेंट वो ये है कि रिगार्डलेस ऑफ डोमेस्टिक अवेलेबल मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियल मर्चेंडाइज हमने उसको भी कंसेशन दे दिए। ठीक है, इसको आपके पॉइंट को यहाँ पे मैं रोकता हूँ और हनीफ अजारी साहब से हम बात करना चाहेंगे। अजारी साहब हैं कि सीपेक में जो कंसेशंस दिए जा रहे हैं वो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज के लिए एक बिग थ्रेट होंगे? सर, इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हैं जो अपार्ट फ्रॉम सीपेक आ रहे हैं, एक खौफ में है कि अगर वो 9 इंडस्ट्रियल जोन में यही इंडस्ट्री लग गई तो इस इंडस्ट्री का क्या हाल होगा। ठीक है, अभी सीपेक को छोड़ दीजिए, अफगान ट्रेड मुसलसल हमें नुकसान पहुंचा रही है। एक बड़ा सिंपल फेडरेशन ऑफ चैम्बर ने प्रपोजल दिया था कि अफगान की जितनी भी कंसाइनमेंट पाकिस्तान में आती है उस पर इनकी ड्यूटी कलेक्ट की जाए 90% और इनको रिफंड जब को वो अफगानिस्तान हो जाए तो उनको दे दिया जाए। ये नहीं हुआ, बहुत ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। अब आप सीपेक पे आइए, सुस्त बॉर्डर है एक पाकिस्तान के अंदर जो कि सीपेक से पहले काम कर रही है। आप यकीन माने इस मुल्क में इतना इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है
वैल्यू एडेड गुड्स का, और बगैर ड्यूटी पे वे हो रहा है कि ये इस इंडस्ट्री को खाए जा रहा है। तीसरी चीज सर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें इमीडिएट स्केल की बेसिस पे टैक्स को देखना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी को देखना पड़ेगा। इंडिया में अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट लगाते हैं तो वो आपको इनिशियल डेप्रिसिएशन 200% देते हैं। हमने 25 कर दिया, अभी इसको इमीडिएटली रिवाइज करने की ज़रूरत है। अब इस गवर्नमेंट के पास कितनी इंस्पायरेशन है कि ऐसे कोई मेजर्स आएंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ बजट की तकरीर 15 मिनट की होगी, जिसमें 1.9 ट्रिलियन का ये दिखा रहे हैं डेफिसिट। ठीक है, डेवलपमेंट बजट को काट दिया जाएगा। 15 मिनट की शायद हो, क्योंकि वो डार साहब जो हैं वो पूरे 2-2 घंटे ले जाते थे। और सर हादी आप अमरेली स्टील जो है वो एक्सपेंशन की तरफ गया। अमरेली स्टील जो है वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक, सी पैक जा रहे कि आप अपना IPO भी लेकर आए थे। और इस वक्त पाकिस्तान में हम सीमेंट इंडस्ट्री अगर उठा के देखें तो 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर है। बहुत ज़्यादा काम हो रहा है पाकिस्तान में ना। जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, क्या सीपैक से उसको कोई थ्रेट है, स्पेशली जो कंसेशन इकोनॉमिक जोन के हवाले से बात की जा रही है? लोकल इंडस्ट्री को जो थ्रेट आता है सीपैक से, वो जब आता है जब गवर्नमेंट कोई कंसेशंस देती हैं, या तो कोई एरिया के अंदर या कोई चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर या चाइनीज़ कंपनी को। मगर अगर हकीकत में देखा जाए तो येस एग्जाम्पशंस दी गई हैं और वो इंडस्ट्री उसके बहुत खिलाफ है, मगर अक्रॉस द बोर्ड एग्जाम्पशंस नहीं दी गई है। इनफैक्ट बहुत सारी सीपैक प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो लोकल इंडस्ट्री से खरीद रहे हैं और लोकल इंडस्ट्री को फ़ायदा हो रहा है। यस, जहां कुछ एरियाज़ में एग्जाम्पशंस दी गई हैं, लोकल इंडस्ट्री ने शोर भी मचाया है और उनको और गवर्नमेंट को कहा भी है कि देखें ये सही बात नहीं है, क्योंकि अगर सीपैक का फ़ायदा हमें होना है तो जो लोकल, जहां जो चीज़ लोकल मैन्युफैक्चर हो रही है वो यहीं से मैन्युफैक्चर हो के उस प्रोजेक्ट को जानी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि और सीपैक को अगर हमें आगे लेके जाने, देखिए सीपैक एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, मगर इस अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैब करना है, हमारे ऊपर है, हमारे अपने मुफादात जो है। जाहिर है कि चीन का एक मुफाद है, जाहिर है वन बेल्ट वन रूट का जो है, लेकिन हमें अपने स्टेक्स को देखना है कि कहां तक वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। लेकिन थोड़ा सा एक कहूंगा FTA के दायरे में, क्योंकि चाहे सीपैक की कोई भी मराहत हो वो घूमेंगी FTA के दायरे। ठीक है, और पिछले 4 महीने से दोनों कंट्रीज के दरमियान कोई कंसेंसस नहीं हो सका ओवर FTA। और अगर ये रहा तो आप समझ लें कि लोकल इंडस्ट्री तरक्की नहीं करेगी और आपने 1100 आइटम से चाइना को जारी रखते हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे नाज़रीन। हनीफ हजारी साहब और इस वक्त अकबर हादी साहब और M.A. जब्बार साहब भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।